गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज है 5 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो स्टार्ट करेंगे सेशन। आज के सेशन में आप जान पाएंगे कि वर्ल्ड बैंक ने जो है अभी 2023-24 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसके ऊपर भी आप लोग जान पाएंगे। डिटेल में क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लोग जान पाएंगे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, कौन इसके अध्यक्ष हैं, इन सब चीजों से रिलेटेड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, तो टोटल टॉप 10 क्वेश्चन लेके आती हूँ डेली में मॉर्निंग में विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ हम इसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और उससे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन, जो कि होगा ये 4 अक्टूबर से रिलेटेड होगा। सो गाइस, चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। और चलिए अब करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कल आपने जो जो पढ़ा है, अगर आप लोग फर्स्ट जो भी आज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं आज का, तो उससे पहले अगर आप कल का पढ़ लेते हैं ना, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर दिनेश दास के द्वारा भी हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली गई है। वहीं किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? तो भारत के द्वारा भी पाकिस्तान को हराकर सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप को जीती गई है। सैफ की फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 में भारत ने जीत हासिल कर ली है। वहीं भारत किस स्थान पर पहली बार जो है पैटा ट्रेवल मार्च 2023 की मेजबानी कर रहा है? तो कहाँ कर रहा है? नई दिल्ली में कर रहा है। तो पैटा की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो 106वां ये संविधान संशोधन बन गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 है, जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये बन गया है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद मोइजू किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अभी मालदीव के ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि आने वाले टाइम में भारत और मालदीव के जो है संबंध कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रपति है उनका बोल सकते हैं कि भारत की तरफ झुकाव ज्यादा था और चीन की तरफ कम था, लेकिन मोहम्मद मोइजू जो है इनका जो झुकाव ज्यादा राष्ट्रपति बोल सकते हैं कि चाइना की तरफ ज्यादा है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में एशियाई खेलों में अविनाश आमले ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका किस खेल से संबंध है? क्योंकि खेल का नाम ही अलग है। क्या नाम है इसका? स्ट्रिपलेज। तो स्ट्रिपलेज जो है इसका नाम है। अविनाश आमले ने इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है, जो कि 19वें एशियाई खेल हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं आप लोगों को पता है? चाइना में हो रहे हैं। और किस शहर में हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भारत ने जो है पहला अपना गोल्ड मेडल किस खेल में बोल सकते हैं कि जीता था? तो ये दो क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत का जीएसटी लगाया गया है? तो पूरे के पूरे 28% का यहाँ पे बोल सकते हैं कि जीएसटी लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में किया गया है। अभी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में रामागुंडम में एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया गया है। वहीं भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल को शुरू किया है? तो यूएसए और अमेरिका बोल सकते हैं, यूएसए और भारत के बीच में अभी 2 सप्ताह के युद्ध खेल की शुरुआत की गई है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रू वेस्मिन और कैटलीन कारिको किस क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? तो चिकित्सा के क्षेत्र में अभी हाल ही में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किसी भी एग्जाम में रहते हैं हमेशा की तरह। तो आपको प्रेजेंट का याद रखना है और एक साल पिछले का यानी 2022 का भी याद रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज है 5 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अभी हाल ही में विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड नेचर डे को कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये किया जाता है हर साल 3 अक्टूबर को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आप याद रखेंगे कि विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो सोचिए जरा कि वर्ल्ड नेचर डे भी हमें सेलिब्रेट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है ताकि जो हमारी
प्राकृतिक है उसे हमें बचा के रखना है। जितनी भी चीज नेचर ने दिया है या जो भी नेचर में है उन सबको हम कैसे बचा के रख सकते हैं और आने वाले टाइम में हम कैसे सब एक साथ रह सकते हैं। तो इसी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व प्राकृतिक दिवस को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझे एक बार। तो 3 अक्टूबर 2010 को विश्व प्राकृतिक संगठन के द्वारा स्थापित विश्व प्राकृतिक दिवस विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे पर्यावरण के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। इसीलिए ये जो बोल सकते हैं कि वर्ल्ड नेचर डे को सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, ताकि हम लोगों को ना ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके। जो ये हमारा पर्यावरण है, जो भी हमारे जीव जंतु हैं, तो उन्हें हम कैसे अपने साथ लेकर चल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में अभी बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं। बीआरओ मींस ऑफ दैट की क्या बोलते हैं कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है कि न्यू चीफ कौन बने हैं बीआरओ के। तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इनका नाम है रघु श्रीनिवासन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो रघु श्रीनिवासन जो कि बीआरओ के न्यू चीफ बन गए हैं। तो चलिए इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को जाने। तो लेफ्टिनेंट जनरल है जिनका नाम है रघु श्रीनिवासन, जो कि सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक डीजी का पदभार संभाल रहे हैं। इससे पहले बात करें कौन थे, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी थे, जिनको अभी सेवानिवृत्ति दे दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है कि किन की जगह पर इन्हें ये बोल सकते हैं कि श्री रघु श्रीनिवासन को जो है अभी हाल ही में किनकी जगह पर बीआरओ में के नए चीफ के रूप में चुना गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की जगह पे लिया गया है। वहीं अब बात करेंगे एक बार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंपॉर्टेंट है, तो जानेंगे इसके बारे में कि बीआरओ का गठन कब हुआ था। तो 7 मई 1960 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। ये इसका बेसिकली काम क्या है, तो ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में मित्रवत पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव का काम करता है। क्योंकि इसके नेम में ही क्लियर है क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी हमारे जितने भी बॉर्डर हैं अदर कंट्री के साथ जुड़े हुए हैं उनको कैसे वहां पे कैसे बोल सकते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ कैसे हमें मित्रता बनाए रखना है। साथ ही वहां के जो सड़क नेटवर्क है उसे कैसे आगे लेके चलना है, कैसे उसका विकास करना है और कैसे उसका रखरखाव करना है, ये काम किसका है, बीआरओ का है। वहीं इसमें इनमें बात करें कि 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सहित शामिल है। और पड़ोसी देश आप लोग को पता है कौन कौन है, तो अफगानिस्तान है, भूटान है, म्यांमार और तजाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में परिचालन बुनियादी ढांचा को शामिल किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है लाइन, ये याद रखेंगे। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बीआरओ की सबसे बड़ी ढांचा उपलब्धियों में की बात करूं अगर, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी राजमार्ग जो कि सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जिसका नाम है अटल सुरंग। तो इंपॉर्टेंट है कि अटल सुरंग कहां पर है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है और किसके द्वारा इसे बोल सकते हैं कि बनाया गया है, तो याद रखेंगे बीआरओ के द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी भारत जो है विश्व बैंक के द्वारा भारत के लिए जो बोल सकते हैं कि ग्रोथ रेट है वो रखी गई है, कितनी रखी गई है, 6.30 यानी 6.30% जो है भारत की ग्रोथ रहने वाली है 23-24 में। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ये बोल सकते हैं कि रिपोर्ट को जारी किया है। तो विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल की रिपोर्ट यानी 2023-24 वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है 6.6% से कम कर अब कितनी रख दी गई है, 6.6%। यानी पहले जो अनुमान लगाया गया था वो कितना था, 6.6% था, लेकिन अब क्या कह दिया है विश्व बैंक ने कि 6.6% रहने वाली है भारत की जीडीपी ग्रोथ 2023-24 में। तो चलिए एक बार वर्ल्ड बैंक के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक नाम आया है यहाँ पे। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में है। वहीं विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय बंगा बने हैं,
जरा बताइए तो आप लोग कि कौन से नंबर के अजय बंगा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष बना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आप लोग मुझे जरूर बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और एक और देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मैंने आप लोगों के लिए डाला है, तो विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो कि वर्ल्ड बैंक जो है कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो 3 रिपोर्ट जो है ये इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो चलिए समझते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है 3 रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, कौन सा है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कौन करता है प्रस्तुत, तो विश्व बैंक करता है। वहीं विश्व वैश्विक आर्थिक संभावना जिसे आप बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक भी विश्व बैंक के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है ये रिपोर्ट। वही इजी टू डूइंग बिजनेस जो कि व्यवसाय करने में आसानी, इस रिपोर्ट को भी विश्व बैंक के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ हमने जाना है बेसिक वर्ल्ड बैंक के बारे में और क्या अनुमान जो लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ के लिए, तो वो भी याद रखेंगे पहले कितनी थी और अब कितना अनुमान लगाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि 4th क्वेश्चन है। हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। तो अभी जिन इमेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनका नाम है अजय जडेजा, जो कि अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश, अभी नाम बताऊंगी मैं उसका, तो उस देश का भी जो है ये क्रिकेट टीम के मेंटर बन गए। तो कौन सा देश हो सकता है, तो ये हो सकता है नहीं, ये है अफगानिस्तान है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो अफगानिस्तान के अभी क्रिकेट टीम के मेंटर चुन लिए गए हैं जिनका नाम है अजय जडेजा। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि ACB है, उनके पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा जो कि भारतीय कप्तान रह चुके हैं, वो आगामी 1 दिवसीय विश्व कप के लिए टीम मेंटर नियुक्त किए गए हैं, जो कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में होने वाला है ये टूर्नामेंट। और वहीं अगर मैं यहाँ बात करूं अजय जी के बारे में, तो अजय जडेजा जो कि 1992 से लेकर 2000 तक भारत के लिए 15 टेस्ट मैच खेले गए इनके द्वारा। वहीं 26.8% की शानदार औसत के साथ ये 576 रन बनाए गए हैं। उनके नाम पर चार बोल सकते हैं कि अर्धशतक है और 96 उच्चतम स्कोर रहा है इनका। तो इनकी इमेज आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका नाम है अजय जडेजा, जो कि अभी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंटर के रूप में चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े को जारी किया है। तो जातीय जनगणना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है अभी जारी किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी बिहार के द्वारा। तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा भी जाति सर्वेक्षण के आंकड़े को जारी कर दिया गया है। तो हम जानेंगे यहाँ पे बिहार के बारे में। तो बिहार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि उत्तरी पूर्व भाग के मध्य में है। यहाँ आप देखिए जरा मैप में, तो मैप इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, ताकि आप कोई भी अगर स्टेट का नाम लिया जाए, अगर ना, तो वहाँ पे कोई भी स्टेट का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में मैप आना चाहिए, और मैप में आना चाहिए कि कहाँ पर होगा बिहार। तो कहाँ पर है, उत्तर पूर्व भाग में है बिहार। और बिहार की जो राजधानी है वो क्या है, पटना है। और ये कितने देश से जो बोल सकते हैं कि बॉर्डर को साझा करता है, तो एक ही है, वो क्या है, नेपाल से करता है। साथ ही कितने स्टेट के साथ ये अपने बॉर्डर को साझा करता है, तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश को, साथ ही झारखंड को भी ये बॉर्डर साझा करता है, और इधर से वेस्ट बंगाल को। तो इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि बिहार जो है उत्तर भारत के उत्तरी पूर्व भाग के मध्य में स्थित राज्य है, और इसकी राजधानी क्या है, पटना है। बिहार का जो बोल सकते हैं कि प्राचीन नाम क्या है, मगध था। तो मगध जो है बिहार का प्राचीन नाम रहा है। आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 12वां प्रदेश है। तो याद रखेंगे ये 12वां प्रदेश है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा बोल सकते हैं जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है, और बिहार के राज्यपाल श्री फागू सिंह चौहान है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसके बारे में इतना, बिहार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली स्पीड रेलवे व्यूज का बोल सकते हैं कि उद्घाटन किया है। तो व्यूज रेलवे अभी जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो किस देश ने किया है, तो इंडोनेशिया के द्वारा अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। तो इंडोनेशिया ने अभी दक्षिण पूर्व में एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज का उद्घाटन किया है। तो क्या है इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है जोको विडोडो ने आधिकारिक
आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन कर दिया है। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है जो कि व्यूहुश इसका नाम है, जो कि हाई स्पीड रेलवे के रूप में जाना जाता है। बेसिकली ये जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख घटक बताया जा रहा है, जो कि दो महत्वपूर्ण इंडोनेशिया शहरों के बीच यात्रा के समय को एक नाटकीय रूप में कम करने के लिए तैयार किया गया है। तो याद रखेंगे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा अभी इंडोनेशिया के बोल सकते हैं कि इंडोनेशिया में अभी व्यूहुश हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसके बारे में। एंड अब जाते हैं यहाँ पे इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को अगर आप देखेंगे मैप में, तो ये है इंडोनेशिया का मैप, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, डार्क कलर थोड़ा चॉकलेटी या फिर बोल सकते हैं कि ऑरेंज है, तो ये है पूरा का पूरा इंडोनेशिया। मैं एक बार जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक बोलेंगे तो इंडोनेशिया है। ये वाली इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे मलेशिया है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देख पाएंगे, और यहाँ पे है पापुआ न्यू गिनी भी यहाँ पे अटैच होता है, जो कि बॉर्डर को यहाँ पे पूरा का पूरा साझा करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे फिलीपींस है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है, याद रखेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बेसिकली। तो इसे जो है, इससे पहले डच ईस्ट इंडीज यानी कि नीदरलैंड ईस्ट इंडीज के रूप में जाना जाता था, लेकिन 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से ये स्वतंत्र हुआ है। तो इंडोनेशिया जो है बेसिकली 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ है, तब जाकर ये इंडोनेशिया बना है। यह है जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह में से एक है, जहां पर 17,500 द्वीप हैं। तो याद रखेंगे इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं? 17,500 यहाँ पर द्वीप का समूह है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है इंडोनेशिया। वहीं ग्रीनलैंड और न्यू गिनी के बाद इंडोनेशिया बोर्नियो और द्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। देश में जो है 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, और सबसे प्रसिद्ध है जिसका नाम है क्राकोटोआ और माउंट मेरापी। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे इन दोनों सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। और ये जो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। और अभी मैंने बताया आपको कि राजधानी क्या है? जकार्ता है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। और राष्ट्रपति मैंने अभी स्टार्टिंग बताए थे, तो इनका नाम है जोको विडोडो। तो जोको विडोडो जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम याद रखेंगे। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मालदीव जो है वो भी एक बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप है, और वहां पे जो है द्वीपों की जो संख्या है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में ही बताया है, और वहां पे मालदीव के जो है नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो कहाँ करेंगे? अमेरिका में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जो कि 14 अप्रैल का दिन चुना गया है, जो कि इनका बर्थ डे है। उस दिन अमेरिका में किया जाने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तैयार किया गया है, जो कि 14 अक्टूबर, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 14 अक्टूबर को मेरीलैंड में इसका अनावरण किया जाएगा, जो कि 19 फीट की इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का नाम दिया जा रहा है। तो याद रखेंगे आप लोग कि स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ पर है? तो यूएसए में है, अमेरिका में है। और किसकी प्रतिमा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। और आप लोगों को याद रखना है कि जो कि प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार हैं, जिनका नाम है राम सुतार, इनका नाम याद रखेंगे, जो कि इमेज में मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, इन्हीं का नाम है राम सुतार। इन्हीं के द्वारा जो है भीमराव अंबेडकर जी की यूएसए में 19 फुट ऊंची प्रतिमा बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। तो राम सातुर के द्वारा जो है गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित सरदार बोल सकते हैं कि स्थापित सरदार पटेल जी की मूर्ति भी इनके द्वारा ही बनाई गई है। चलिए तो एक बार जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो अभी इस साल यानी 2023 में 14 अप्रैल को हमने अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई है। अंबेडकर जी की बात करें तो एक भारतीय विधिवेता है, अर्थशास्त्री थे और समाज सुधारक थे। वहीं वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री और संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1981 को एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। और अंबेडकर जी जो है भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने इसमें, और सामाजिक न्याय
समानता और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक भी थे। वहीं इनकी मृत्यु की बात करें तो अगर इनका निधन आप लोग को जानना है तो सन 1956 में अम्बेडकर जी का निधन भी हो गया था। और इनके कुछ उल्लेखनीय पुस्तक है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो पुस्तक का नाम है यहाँ पे एनी होल्सेन ऑफ कास्ट और बुद्ध और उसका धम, उनका धम, शूद्र कौन थे, भाषाई राज्यों का विचार, पाकिस्तान भारत का विभाजन, भारत में जातियां उनका तंत्र, उत्पत्ति विकास, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, हिंदू धर्म में पहेलियां और अछूत, वे कौन थे और वे अछूत क्यों बने। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं, आप लोग को याद रखना है, अम्बेडकर जी के बारे में बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है। तो तेजेंद्र पाल सिंह तूर जिनकी इमेज देख रहे हैं, इनके द्वारा अभी स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल को जीत लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखेंगे। वही भारत के लिए एथलीट तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने शॉर्ट पुट में, तो याद रखेंगे, शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। और ये भारत के लिए बोल सकते हैं कि 13वां गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो अब तक जो है तेजेंद्र पाल सिंह तूर के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था एशियन गेम्स 2018 में। वहीं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भी इन्होंने गोल्ड लिया और 2022 में भी एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अगर मैं बात करूं तो इनकी थ्रो कितना रहा था, जो कि सोने पर ये लोग कब्जा कर पाए हैं, यानी गोल्ड मेडल जिसके आधार पर इन्हें मिला है, तो 20.36 मीटर इनका थ्रो रहा था। वहीं अब जान लेते हैं, एक नजर डालेंगे यहाँ पे एशियन गेम्स के ऊपर। तो भारत की रैंक याद रखेंगे, अभी 4th रैंक पे बना हुआ है भारत। तो कुल पदक हमारे पास कितने 78 हैं और 16 हमारे पास गोल्ड मेडल हो चुके हैं, 23 हमारे पास चांदी हो गए हैं और पीतल यानी कि ब्रॉन्ज की बात करें तो 32 है। तो याद रखेंगे, 1st रैंक पर चाइना है, 2nd रैंक पर जापान है, 3rd रैंक पे दक्षिण कोरिया है, 4th पर भारत है और 5th पर कौन है, उज्बेकिस्तान है। इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो याद रखेंगे, इनका नाम है लेंडर पेस। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो जिनकी इमेज देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है लेंडर पेस, जो कि अंतरराष्ट्रीय टीम टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो लेंडर पेस की बात करें तो ग्रैंड स्लैम चैंपियन जो कि ये रह चुके हैं और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए इनकी शुरुआती एशियाई पुरुष नामांकित होने वाले गौरवान्वित बोल सकते हैं कि गौरव हासिल किया है इन्होंने। तो इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, लिएंडर पेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की है। तो हर घर सोलर अभियान की शुरुआत किया गया है कहां पर, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो लखनऊ में और वाराणसी यानी उपयुक्त दोनों जगह पे किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये योगी सरकार के द्वारा महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर पर पूरे बोल सकते हैं पूरे माह में लखनऊ और वाराणसी में सोलर सिटी में हर घर सोलर अभियान को आयोजित कर रही है। वहीं इस अभियान का उद्देश्य क्या है, यूपी नेडा द्वारा सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र के आवासीय और व्यावसायिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना है। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जानते हैं, एक बार जीके डोज ले लेते हैं एक बार, जो कि सेकंड है आप लोगों की डोज क्लास आज जीके की। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। वहीं विजयनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है कौन, विजयनगर। प्लासी के युद्ध के समय की बात करें तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो कौन था, सिराजुद्दौला था। वहीं वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। वहीं ब्लैक हॉल त्रासदी कहाँ घटित थी, तो कोलकाता में ये घटना घटित हुई थी जिसका नाम था ब्लैक हॉल त्रासदी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डेली हम लोग जीके डोज लेंगे। तो आज जो है जीके डोज का सेकंड क्लास था। कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइक करके जरूर बताइए। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को जो क्लास है वो कैसी लगती है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और यहाँ हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग।
और लास्ट वीडियो में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ हम बात करेंगे उस वीडियो का आंसर की। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने 8 महाद्वीपों का नक्शा जो है जारी कर दिया है, और इस महाद्वीप का नाम क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी यानी कि जीलैंडिया। तो जीलैंडिया जो है अब हमारे पास 8 कॉन्टिनेंट के रूप में आ चुका है। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।